नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। बाल विकास का हमारा तीसरा पार्ट, जिसमें हम लोग फटाफट सवालों की श्रृंखला लेके चलते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कह रखा है कि आपके 30 में 30 नंबर यहीं से बनेंगे। तो आप सभी हमारी क्लासेस को बस देखते रहिए और उनको फॉलो करते रहिए, उनका रिवीजन करते रहिए। आपके 30 में 30 यहीं से आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। फटाफट सवाल के महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया या कथन किसका है? तो वुडवर्थ ने बोला था। अब इसको याद कैसे करना है आपको? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन, ठीक है। अधिगम बताया किसने? बताया वुडवर्थ ने। तत्परता का नियम हमने आपको पहले बताया है कि जो थॉर्नडाइक साहब थे, E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, उन्होंने 3 मुख्य नियम बताए थे, 5 गौण नियम बताए थे। उन 3 मुख्य नियम में से ही लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम आपका तीसरा है। तो किसने दिया था? ठंडा इतने नहीं, थॉर्नडाइक था आपका। क्या है? ठंडा इतने नहीं होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है आपका। थॉर्नडाइक था। क्या था? थॉर्नडाइक, ठीक है। THORN, थॉर्नडाइक, DIKE, थॉर्नडाइक के द्वारा ये दिया गया सिद्धांत था आपका। और कौन सा सिद्धांत था? ट्रायल एवं एरर यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। रास ने संवेग इमोशन को कितने प्रकार में बांटा है? तो इन्होंने 3 ही बताए थे, लेकिन आपके जो संवेग होते हैं वो 14 संवेग होते हैं और 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है। या 14 मूल प्रवृत्तियों के ही 14 संवेग निकलते हैं। ये संवेग क्या होते हैं आपके? ये संवेग आपके भावनाएं जो होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मूल प्रवृत्तियों के द्वारा जो हमारी भावना उत्पन्न होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग। ये 14 किसने बताए थे? विलियम मैकडूगल ने बताए थे। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा? अब देखिए, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर किसने बोला? मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति याद कर लीजिए, किसने बोला? मैकडूगल। मैकडूगल आपका आ जाएगा। निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? जन्मजात प्रेरक नहीं होता। भूख होता है जन्मजात, सभी को होती है। प्यास भी होती है, नींद भी होती है, आदत नहीं होती। शिक्षण के आधार पर इसके कितने चरण होते हैं? शिक्षण के आधार पर कितने चरण होते हैं? शिक्षण के, ठीक है। शिक्षण के आधार पर कितने चरण है? शिक्षण के कितने चरण होते हैं? तो 3 होते हैं आपके। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षकों को क्या प्रदर्शित करता है? तो सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। वाइगोस्की बच्चों को सिखाने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सामाजिक पर बल देते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट कराने के लिए या करने के लिए वैविध्यपूर्ण यानी विविध तरीके से कार्यों का उपयोग करती है, तो वह ब्लैंक से प्रभावित होती है। तो किससे होती है? विभिन्न प्रकार की बुद्धियों से। गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत से। अब यहाँ पे सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियां संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो किस प्रकार की बुद्धि आएगी? पियाजे का नहीं, कोलबर का नैतिक सिद्धांत नहीं, वाइगोस्की का नहीं, वाइगोस्टी नहीं, वाइगोस्की है। तो किसका आ जाएगा? गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, तो क्या हो सकता है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना कर इसमें परिवर्तन हो सकता है। प्रायः शिक्षार्थियों को त्रुटियां ब्लैंक की ओर संकेत कर देती, तो त्रुटियां क्या करेंगी? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता प्रदान करती हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर दिन होती है, मतलब दिन पर दिन होती है और विभिन्न तरीके से सीख सकते हैं, इसीलिए ये आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि हम ऑप्शन बाकी क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हमने आपको बताया कि हमको कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल करने, इसलिए आपको सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर बताते चले। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यावसायिक नहीं सीखने का, अनुभवी सीखने का क्षेत्र होता है, यानी अनुभव द्वारा, एक्सपीरियंस, भावात्मक आध्यात्मिक नहीं। सीखने संबंधी निर्योग्यता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है, सामान्यता किसमें होती है? उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषता जिनके अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। शैक्षणिक क्षेत्र यानी को एजुकेशनल एरियाज से पादन के आधार पर शहरी क्षेत्रों में निष्पादन यानी परफॉर्मेंस के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन
किस आधार पर किया जाता है? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर, यानी संतुष्ट करता है। ठीक है, किसको संतुष्ट करता है? व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। किसके आधार पर? व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर होता है। विद्यार्थियों के पोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय क्या जरूरी होना चाहिए? तो विद्यार्थी होना चाहिए, समावेशन होना चाहिए, अभिभावक समावेशन। मेन तो भाई विद्यार्थियों की बात है तो विद्यार्थी तो होना ही चाहिए। यहाँ विद्यार्थी नहीं होगा, यहाँ विद्यार्थी नहीं है, नहीं होगा। यहाँ पे विद्यार्थी हैं लेकिन परिष्करण, एक्सक्लूजन की बात करें सबसे बढ़िया यही है। एक्सक्लूजन मतलब सबको अलग अलग कर देना, नहीं, इंक्लूजन चलना है आपका। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन अच्छा हो जाएगा। या शिक्षार्थी जो संबंध, ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, तो क्या उनके पास होता है? PAO, यानी परफॉर्मेंस अवॉइडेंस, अवॉइडेंस बात गलत हो गई, वर्क अवॉइडेंस गलत, परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन कुछ हद तक ठीक है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, ये आपका सबसे बेहतर आंसर होगा। शिक्षक ब्लैंक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। तो कैसे बनाएगा? जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनमें परिपूर्णता की उपेक्षा नहीं, अपेक्षा कर। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन, इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन का सर्वोत्कृष्ट इलाज यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहुसंदर्भ, यानी मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत करने के अवसर दिए। बाकी मल्टीप्लिसिटी टॉपिक नहीं होगा, ओवरवेल्म नहीं होगा। विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में, क्षेत्र में विशेष विशेष प्रकरणों के नापसंदगी नहीं होगा। अधिक लचीलापन की अनुमति होती है, अधिक लचीलापन नहीं, अच्छी चीज नहीं। लचीलापन होना चाहिए लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। और खासकर यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? शिक्षकों को। तो शिक्षकों का लचीलापन नहीं, बच्चों को लचीलापन देना है। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो प्रतिस्पर्धा अभिव्यक्ति, यानी प्रतिस्पर्धा अभिव्यक्ति को बढ़ावा देगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिगम रूप से प्रेरित करता है? तो कौन प्रेरित करता है? लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि में। सीखने के लिए आकलन, निम्नलिखित का ध्यान का सिवाय। सीखने के लिए आकलन की बात आएगी तो विद्यार्थियों की त्रुटियां। संवेग व्यक्ति को उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में किसका है? तो वुडवर्थ का। वुडवर्थ है, वुडवर्थ नहीं है, वुडवर्थ। देखिए आप टेंशन न लीजिएगा, अगर ज्यादा मिसप्रिंट होंगी अगर PDF में तो मैं आपके लिए प्रयास करूंगा, मैं दूसरी PDF फिर से प्रिपेयर करूंगा ताकि आप सभी को किसी प्रकार की समस्याएं ना हो। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं, तो आप बता दें SPCF। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? SPCF। S से सेंसरी, P से प्री ऑपरेशनल, C से कंक्रीट और F से फॉर्मल। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं: संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, स्थूल मुहूर्त अवस्था, या क्रियात्मक या औपचारिक अवस्था। संक्रियात्मक की पहचान क्या है? फिरगार्ड द्वारा। ठीक, फिरगार्ड द्वारा। देखिए स्टार्ट द्वारा, हरलॉक द्वारा नहीं बताया था, किसने बताया था? फिरगार्ड द्वारा। ठीक है, अब फिरगार्ड ने क्या बताया था? इन्होंने बताया सक्रियात्मक अवस्था की पहचान कैसे होती है? बच्चे जन्म से 2 वर्ष की अवस्थाओं में जो क्रियाएं अगर आप देखोगे उसके द्वारा पहचान होती है कि ये क्या है। ठीक है, कौन सी अवस्थाएं हैं। तो सीधी सी बात, आप एज के अकॉर्डिंग जाओगे। जैसे इसकी एज होती है जन्म से 2, फिर 2 से 7, 7 से 11 और 11 से प्लस आपका फॉर्मल में। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होगी, प्रशिक्षण, शिक्षण, वातावरण, अनुवंशिकता से प्रभावित होगी। अधिगम मनोवैज्ञानिक में बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया गया है, तो ऐसा किसने बोला था? गुथरी के द्वारा था। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? तो स्कूल का बस्ता। ठीक है, किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? तो किससे नहीं मिलती? स्कूल के बस्ते से अधिगम में सहायता नहीं मिलती। अभी प्रेरणा से मिलेगी, अनुकरण से मिलेगी, पुरस्कार से मिलेगी। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? तत्परता से। ठीक है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत, वही 3 आपके मूलभूत नियम थे। तत्परता का नियम, अभ्यास कार्य से है लेकिन अभ्यास का नियम से नहीं। ठीक, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता सभी हो जाएंगे। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो बालकों के व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं प्रशंसा एवं दंड होगा यहाँ पे, प्रशंसा एवं सभी हो जाएंगे। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो किसका उपयोग नहीं करेंगे? उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ये आपका नहीं करोगे, तो ये आपका आंसर
सही हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए, तो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये तो बाह्य हो गया, ये बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। अगली कक्षा में कक्षाोन्नति पाने के लिए, नहीं कक्षा में बढ़ोतरी पाने के लिए नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। तो ये भी एक प्रकार से आपको क्या हो जाएगा, बाह्य हो जाएगा। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं, बाह्य हो जाएगा। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार आंतरिक रूप से विप्रेरित करा। अरे आंतरिक रूप बात आ गई, यही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो अंतर करना। सीखने की तत्परता ब्लैंक की ओर संकेत करती है, तो सीखने में सार्थक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर। ब्लैंक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, जो सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त। बाकी सेरेबेलम डिस्फंक्शन हो सकता है, संवेगात्मक विघ्न हो सकता है, व्यवहार का विघ्न हो सकते हैं। ब्लैंक के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं: परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान करना, संभावित युक्तियों को खोजना, समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटना। ये आपका सही उत्तर नहीं होगा। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, व्याख्यान पर अधिक ध्यान नहीं, व्याख्यान पर नहीं होना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों का भयंकर मूल रूप में लेना, ना ना ना। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसके सफलता के माँ के रूप में ले जाना बेस्ट नहीं है। गलती करने से बचता है, ये सही नहीं। जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा ठीक नहीं करोगे। सीखने दीजिए बच्चों को, लर्निंग बाय डूइंग जॉन डीवी ने बोला था, करके सीखने दीजिए बच्चों को, ज़्यादा मत समझिए, बच्चों को करने तो दीजिए आप एक बार। सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है, वहाँ परीक्षा होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पास ठंडे उसके मतलब पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं हो। बिल्कुल सही बात। शायद अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। शायद परीक्षा में परिणाम के बारे में भटक या अधिक सोचते हुए नहीं, ज़्यादा ये भटक जाना अपने सवालों से या अपने आंसर से, तो ये तो नहीं था। निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है उसकी कक्षा में अध्यापिका हो सकती है, वह संभव नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाह्य प्रेरणा में समावेशित किया जाएगा क्या? प्रशिक्षण व दूरस्थ पढ़ना ही परिणाम का ज्ञान है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाएगा? सामाजिक अधिगम बोला जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या हो सकता है? तो परिपक्वता एवं आयु हो सकता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर वह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे क्या कहते हैं? सौर प्रशिक्षण अंतरण। अभिव्यक्ति है शिक्षार्थी और अभिभावकों को उपलब्ध करने में बताना, तो समुचित उपचारात्मक कार्य। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो पठन गति पर प्रभाव फ्लुएंसी कठिनाई थोड़ी ना हो जाएगा, मैं कठिनाई यही छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित आरक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से इंस्टिंक्टिवली भी प्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, तो वह हमेशा सफल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखना उस वातावरण से प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो यही बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। एक बच्चा को उसके पिता चहलकदमी करा रहे हैं। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें हैं, परंतु उसने कभी पसंद नहीं देखा था, मतलब पसंद से नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को तो देखा था, यानी चिड़िया चिड़िया को तो देखो। तो उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। ठीक है, वो यानी एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि बच्ची ने एक चिड़िया को देखा, और जब उसने पतंग को देखा उसने बोला अरे वो देखो पापा चिड़िया को तो देखो। तो क्या था? सम्मेलन था आपका। ठीक है, यानी सब मिला दिया था इसके पास।
सीखना व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, कथन था स्किनर का। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की बात कौन करता है? स्किनर बोलते। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है, तो पारंपरिक रूप से सीखा है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात पे अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, या विकास की किस अवस्था में है? तो किशोरावस्था में। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो निदानात्मक शिक्षण है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, कैसे कर सकता है? पुरस्कार देकर। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों से बात करेंगे, अंक कम नहीं करना है, उपेक्षा नहीं करना है, उसे डांटेंगे नहीं करेंगे। शिक्षण की सत्तावादी अथॉरिटेरियन लेवल स्तर है, शिक्षक केंद्रित होता है, यानी एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका क्या अर्थ है? तो कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता का प्रतिभाव एक समान नहीं हो। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उसके निदान के बाद ब्लैंक होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए आपका? सघन अभ्यास का कार्य, यानी हार्ड प्रैक्टिस वर्क नहीं, हार्ड प्रैक्टिस वर्क की बात नहीं है। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना नहीं, गलत चीज। यही अच्छा है, बी ऑप्शन, छात्र केंद्रित। ठीक है। चरित्र कैरेक्टर का विकास होता है, कैसे होता है? इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा, सभी के द्वारा। निम्न में से कौन शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है? तो विभेदीकरण स्तर आपका नहीं है। यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में भाग लेने में से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? उसमें उससे केवल प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित होगा। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए तो आदर्शवादी होना चाहिए। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा ब्लैंक सीखने को संवर्धित एक्सेलरेट कर सकता है, तो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने होंगे। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है? उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। जब पूर्व का अधिगम नई नई स्थितियों या नई स्थितियों के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो अधिगम का शून्य स्थान आता है। नई न्यू, नहीं मिसप्रिंट हो गया है, न्यू। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं तो व्यक्तित्व रूप से। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके, या विद्यार्थी ब्लैंक रूप से अभिप्रेरित है तो आंतरिक रूप से। व्यवहार का करना पक्ष, यानी करना वाला जो पक्ष है ब्लैंक मतलब, इसमें सीखने के संज्ञानात्मक। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह से सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि सीखने के लिए आयाम का उजागर करते सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम दे रहे हैं। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने का सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त ब्लैंक में भी सहायता करती है, तो सामाजिकरण में सहायता करती है। कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, संबंध स्थापित करता है, बिल्कुल सही चीज है, लेकिन ये ज्यादा व्याख्यान स्थल को स्टैटिक नहीं करना है, ध्वनि को तीव्रता एवं तरीके से परिवर्तन करना है, तो सही चीज है, लेकिन बी ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है, तो शैक्षिक टेलीविजन के द्वारा। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है तो उन्हें निर्दिष्ट इंस्ट्रक्शन देना नहीं, विचारों का आदान प्रदान। कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है तो अनुकरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? तो योग्यता। पढ़ने की तकनीक, पढ़ने की वह तकनीक जिसका प्रयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? स्कैनिंग। हम सभी में आवश्यकता अनुसार प्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है शारीरिक से। कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्या के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यकता प्रथम गतिविधि है। कैसी है? तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या कर। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण का उदाहरण है? तो नहीं लाता, उत्तर 45 नहीं तो सही नहीं है। कमला, उत्तर देने में तुम
कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती? अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। सुनील, तुमने सही कहा, बस तुमने सही कह दिया, बात सही हो गई। ठीक है, पूर्ण का उदाहरण है। बच्चों में अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है तो नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। संवेग क्या है आपका? उत्तेजना या भावों में परिवर्तन है। सीखने की प्रतिक्रिया प्रक्रिया का प्रथम सोपान है जिज्ञासा। यदि कोई छात्र सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या है? लक्ष्य। ठीक है, वाद विवाद नहीं, प्रेरणा नहीं, अभ्यास है। अभ्यास तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ही है कि ट्रायल एंड एरर, लेकिन अभ्यास से बेहतर लक्ष्य व लक्ष्य की प्राप्ति। शिक्षक को गृह कार्य करने की जांच करनी चाहिए तो नियमित रूप से करनी चाहिए, कभी नहीं, कभी कभी जब छात्र करे नहीं, ऐसा नहीं। निम्न में से कौन सा बच्चों को अपना ज्ञान निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? तो रचनावाद। आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता? तो सीखने की क्षमता पर आपका नहीं पड़ता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरा मेन फोकस यही कि आपको क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर बताया जाए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कम समय में देख करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ, ताकि आप जब आप पेपर में बैठिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं, ताकि आप पेपर में बैठे तो आपको सीधा डायरेक्ट क्या हो जाए, आपको सीधा डायरेक्ट आंसर याद हो जाए। क्योंकि 4 ऑप्शन देख करके, मैं ये नहीं कहता हूँ गलत तरीका है, लेकिन इससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को देख सकते हैं और उनको कर सकते हैं। बस हमारा आपसे यही एक सपोर्ट है कि आप हमारे चैनल को, वीडियोस को लाइक करें। अगर उसमें कोई कमियां आती हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपकी कमियों को दूर कर सकूं। या अगर आपको कोई प्रॉपर टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पे मेरी अगली वीडियो चाहिए। बाकी मैं रेगुलर आपकी जैसे क्लासेस अभी सीडीपी की चल रही थी, मैं बहुत जल्द वो भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिर से, जो हमारी रेस्ट क्लासेस है, क्योंकि मेरा फोकस यही है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बढ़िया कंटेंट भी प्रोवाइड कर, ताकि आप उतने से, अगर आप इस, मैं आपको रियलिटी बता दूं, जितना मैं आपको करा रहा हूँ आपको किसी भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने से ही, मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सीडीपी मैं आपको करा रहा हूँ या ईवीएस करा रहा हूँ, तो इन दोनों में आपको बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 30 में से 28 से 30 नंबर बहुत आसानी से ले आओगे, और जूनियर में अगर आप देखोगे 30 में से 26 से 30 के बीच में बहुत अच्छे से नंबर ले आओगे आप। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू क्लास।